नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 30 में। 13 तारीख है आज की, और दिन आज का जो है मंगलवार है। पॉलिटी का सेशन होता है और पॉलिटी के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन में हमको कुछ जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उसका ये दूसरा पार्ट है और इसके अंतर्गत भी आज हम 20 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद में आगे करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अब ये प्रश्न भी भाषा आयोग भी होता है ना, इस कारण से ये प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। उसमें इतना अचरज मत मानिएगा कि ये प्रश्न यहाँ कहाँ से आ गया। तो बताइए, इसका उत्तर करिए। किसको प्राप्त नहीं है? तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, किसको प्राप्त नहीं है? ये 4 भाषाएं आपके सामने हैं, इनमें से किसको प्राप्त नहीं है? उत्तर देने का प्रयास किया कीजिए। जब आप उत्तर देते हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन हॉल वाली स्थिति है वो यहीं पर क्रिएट होती है, और इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, कैसे है। जो लोग चुपचाप बैठे बस खाली आंसर देखते रहते हैं ना, हाथ पाँव नहीं चलाते ना, उनको आलसी मैं कहता हूँ। और आलसी लोग कभी इतिहास नहीं रचते, पता है ना। तो आपको इतिहास रचना है, तो इतिहास रचने के लिए आपको हाथ पांव चलाना पड़ेगा। तो बताइए, उत्तर दीजिए इसका। इतनी देर में उत्तर कितने लोगों के आए? मैं वेट कर रहा हूँ, कितने लोगों के उत्तर इतनी देर में आए? ठीक है। कभी कभी मैं आप लोगों के साथ जो ये सब काम करता हूँ, उसका कारण ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से तैयार करें कि आपका हर हाल में सिलेक्शन हो। मराठी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया शामिल है। तो ये 6 का नाम याद रखिएगा, सबसे लास्ट में उड़िया इसमें शामिल हुई है। अगला जो प्रश्न है, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में 2 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। इस भाषा की समृद्ध साहित्यिक विरासत होनी चाहिए जो 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन हो। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है कि इसकी साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए, यानी कि इसका ओरिजिनल होनी चाहिए, जो इसका ट्रेडिशन है, और ये अन्य भाषाई समुदाय से ली जा सकती है। अगर मूल होगी तो अन्य भाषाई समुदाय से नहीं ली जाएगी, अन्य भाषाई समुदाय से नहीं ली जा सकती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या होगा, आप जो भी पढ़ेंगे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, जो अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। 8वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं ना, उसमें भाषाओं की बात की गई है, तो कौन सी भाषा उसमें शामिल नहीं है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, लेकिन जो भोजपुरी है, भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? ये 22 भाषाएं शामिल हैं। इनका नाम आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। शामिल करने की बात भोजपुरी की चल रही है कि इसको शामिल होना चाहिए, क्योंकि विदेशों में भी बोली जाती है, लिटरेचर भी, और गाने तो कुछ ज्यादा ही समृद्ध हो रहे हैं। पता है ना आपको? चलिए, अगला जो प्रश्न है, राजभाषा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? राजभाषा आयोग है और उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344, 344, या आर्टिकल 344 जो है, इसमें चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है ना। और राजभाषा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें सलाह देने के लिए गठन होता है। प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर करने की व्यवस्था इसमें की गई थी राजभाषा आयोग के गठन की। 1955 में पहला राजभाषा आयोग गठित किया गया था, नियुक्त किया गया था, और उसके बाद में अधिनियम बना 1963 में। तो अधिनियम जब आपसे पूछा जाएगा तो 1963 इसमें टिक करिएगा, और जब आपसे पूछा जाए प्रथम राजभाषा आयोग कब बना तो 1955। ये 3-4 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लगभग 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। और अगला है कि अंग्रेजी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में माना गया है। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला तो सही है, लगभग 40% की संख्या है हिंदी बोलने वालों की, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आप विचार करिए, और इस पर जब आप विचार करेंगे तो अंग्रेजी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। लगभग 40% लोग बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। ये हिंदी को स्वीकार किया गया है, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।
लिपि इसकी पूछे तो देवनागरी है, इसकी स्क्रिप्ट पूछे तो देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर, संविधान सभा नहीं, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं, तो जितने प्रश्न बने मैंने मुमकिन प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने रखा है, जिससे कि आप जब इस चैप्टर के प्रश्नों को देखें तो आपको आता हो। और सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी ये वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसीमन आयोग का, एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है, तो उसका परिसीमन आयोग का कार्य बताना है कि कौन सा है। तो ये निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों में ये क्या करता है, उनको समान, जनसंख्या को समान करने के लिए संख्या और सीमा को निर्धारित करता है कि कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे। यदि आयोग के सदस्यों के विचारों में मतभेद हो तो निर्णय बहुमत के आधार पर कर लिया जाएगा। ये ठीक है, यही काम है। और परिसीमन आयोग के निर्णय किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। तो ये उसके संबंध में जो बातें, ये कार्य जो दिए हुए हैं, या आप ऐसे कहिए इसके संबंध में जो सत्य कथन है, ये सभी सही है, ये काम ये करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें व्याख्या में आपको पूरे सही तरीके से दिया हुआ है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है? जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बाय होम लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऐसे चलेगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अनुच्छेद जो 82 है, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत जनगणना के बाद में एक परिसीमन अधिनियम लागू करने की बात होती है, और जब भी जनगणना होगी उसके बाद, तो अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ये कार्य करता है ना। ये किसके साथ? निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, देश के पहले विधि आयोग का गठन 1975 में किया गया, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि भारतीय विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 1975 में इसकी स्थापना की गई, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रथम विधि आयोग है, ये पहला जो था गठित किया गया था, ये 1955 में की गई। और ये ना तो संवैधानिक है और ना ही ये क्या है, ना एक संवैधानिक है, ना ही वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। तो ये दोनों के दोनों गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक कार्यकारी बॉडी है जो 1955 में गठित की गई थी, और तब से अभी तक 21 से अधिक विधि आयोगों का गठन किया जा चुका है। बताइएगा कितने विधि आयोग है, लास्ट में कौन से नंबर का विधि आयोग? कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? महिला आयोग का कार्य महिलाओं के विरुद्ध अन्यायपूर्ण जो व्यवहार होंगे उनको रोकना, संरक्षण प्रदान करना, रोजगार की व्यवस्था, महिलाओं के पारिवारिक विवादों को सुलझाना, लेकिन रोजगार की व्यवस्था करना यानी एम्प्लॉयमेंट देना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, ये गलत है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये सारे कार्य जो हमने बात की वो सारे कार्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा? एक अधिनियम के द्वारा, 1992। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग की, और एक संवैधानिक निकाय। अब जब अधिनियम के द्वारा की जाएगी तो आप इसको ऐसे ही जान जाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी, ये संवैधानिक बात नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम के द्वारा तो सांविधिक निकाय हो जाएगी। यहाँ पे स्टैट्यूटरी दिया होता तो स्टैट्यूटरी ये हो जाती। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर दीजिए। उत्तर आप लोग जब देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है उसका जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ही होता है, मतलब हमारा जो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्य राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार को सुझाव देना है। तो पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। आप लोगों ने सोचा होगा सही हो, जैसे उत्तर मार दीजिए, तुरंत उत्तर मारिए। सही है तो उत्तर तुरंत टिक करिए, ऐसा आपने सोचा होगा। जो राष्ट्रीय एकता आयोग है ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, इसका पीएम होता है, ना कि राष्ट्रपति होता है। ऐसा नहीं है, पहला गलत हो गया और दूसरा यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इससे क्या सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों के बताए आंसर नहीं टिक करने चाहिए। जिसको आता होगा बिल्कुल सही वो आपको बताएगा नहीं, है ना। तो पीएम इसका अध्यक्ष होता है, बाकी इसमें 101 सदस्य भी हैं, और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार को सुझाव देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सरकार को सुझाव देने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, चलिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। 1961 में राष्ट्रीय एकता जो परिषद है, क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी स्थापना एक 1961 में की गई। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, तो संवैधानिक संस्था हो जाएगी, कोई दो राय नहीं है। तो इसका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है, सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी। बिल्कुल पहली बात सही है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, पहला तो सही है। दूसरे पे विचार कीजिए, पहले ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन ही हुआ करता था, ठीक है, 2002 तक अगर हम बात करें तो ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन ही हुआ करता था। लेकिन 2002 के बाद में इसको कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जहां तक बात इसकी है, मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो की, सीबीआई की, ये चर्चा में बना ही रहता है। बाकी तोता होता जो कहना है वो सब आप समझते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिनों का समय दिया जाता है, क्या ये सही है? 8 दिन का समय उम्मीदवारों को मिलता है जब नामांकन पत्र वो दाखिल करते हैं, 8 दिनों का। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल सही है, 8 दिनों का समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने के 72 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, 72 घंटे पूर्व। मतदान शुरू होने के 72 नहीं, मतदान शुरू होने के 48 घंटे पूर्व ये समाप्त होता है। मतदान जब से शुरू होगा उसके 48 घंटे पूर्व ये समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? चुनाव के समय राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना। ठीक है, दूसरा है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना, यह भी सही है। विवादों के लिए निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, विवादों की जांच के लिए, यह भी काम ये करेगा। टिकटों का बंटवारा पार्टियां करती हैं, ये काहे करेगा? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बाकी इसमें काम दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, वही सारे काम हैं जो हमने डिस्कस किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य है? मतदाता सूची तैयार करना। अच्छा, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न, अच्छा ये शायद नहीं, सही तो है, चुनाव आयोग का कार्य दूसरा है, मतदाता सूची तैयार करना। क्या इसका कार्य है? पहला कार्य इसका सही है, बिल्कुल सही है, ये अलग क्वेश्चन है। चुनाव की तिथि तथा कार्यक्रम की घोषणा करना, यह भी सही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, यह भी सही है। ये सारे कार्य ये चुनाव आयोग करता है। लेकिन अगर यहीं पे देते ग्राम सभा का चुनाव, है ना, तो ग्राम सभा का चुनाव ये नहीं कराता है, वो राज्य वाला कराएगा, है ना, पंचायत चुनाव जो होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टेट वाला भी हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है कि कितनी योग्यता होनी चाहिए जो बनेंगे। दूसरा है, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता की बात नहीं की गई है। कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो, ये सामान्यता होता है। लेकिन संविधान में ये जो है, अगर आपसे कहा जाए कि योग्यता की बात की गई प्रावधान, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, और इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। कोई योग्यता नहीं बताई गई है, 6 या 65 जो भी पूरा होगा पहले, उतना कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। वेतन भत्ते समय समय पर निर्धारित किए जाते रहते हैं, परंतु पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती या कमी नहीं की जा सकती है। 1989 के पहले चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते थे? 1989 के पहले अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, ठीक है ना, और बाकी कोई नहीं होता था। तो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करता था। 1989 में क्या किया गया, 1989 के बाद की बात है, 1990 में 2 और आयुक्तों को नियुक्त किया गया, है ना, चुनाव आयुक्त उनको बनाया गया। तो इसको 3 सदस्यीय फिर कर दिया गया, 1+2, और यही व्यवस्था आज भी चली आ रही है। लेकिन ये 1990 से हुआ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, फिर करंट को डिस्कस करेंगे। संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है, क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 4 मुख्य
अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, तो ये किसी भी रूप में नहीं सही है, 1+2 होते हैं, है ना, 1+2 यहाँ पर होते हैं। तो 2 और होते हैं इसमें, 3 सदस्यीय ये होता है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। चर्चा तो 319 में ही, 324 में ही है। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन हार्डवेयर वैलेट क्या है? तो मुद्रा का भंडार है, यानी कि स्टॉक ऑफ मनी है, या स्पेशल टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज है। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक विशेष प्रकार की एक क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज है क्या, बिटकॉइन हार्डवेयर वैलेट जो है, और एक विशेष प्रकार का ये हार्डवेयर वैलेट है ना। क्रिप्टो करेंसीज में स्टोर कर सकते हैं आप, हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर्स की निजी क्रिप्टो करेंसी कुंजी को बनाए रखता है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी का व्यवसाय करते हैं वो इसको रखते हैं, और आप भी खरीद सकते हैं, आप भी रख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, पहले खरीदिए। तो ये जब यूजर्स ब्लॉकचेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ये वॉलेट सुरक्षा और उपयोगिता प्रदान करता है ना। यूजर्स को एक साथ कई ब्लॉकचेन पर काम करने की अनुमति भी ये देता है। बिटकॉइन, एरेथियम और आल्ट कॉइन, इन सब का प्रबंधन यूजर्स एक ही डिवाइस पर कर सकते हैं। और ये सब क्या है, ये जो आभासी मुद्राएं हैं उन्हीं के प्रकार हैं। हार्डवेयर वॉलेट पर रिकवरी वाक्यांश या पासवर्ड या कुंजी के साथ सब कुछ बैकअप और एक्सेस किया जा सकता है, बैकअप में सब रहता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब निर्यात किया है? सेब 50 वर्षों में पहली बार किया है, अब ये रिकॉर्ड बना है। तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम। 50 वर्षों में पहली बार इसका निर्यात यूनाइटेड किंगडम ने भारत को किया है। तो सेब खाइए, लाल लाल बढ़िया से आए हैं वहां से। और यूके के विदेश मंत्री हैं लिज ट्रस, उनके द्वारा सेब निर्यात का स्वागत किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब भेजा है। तो ये व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें तो 23 बिलियन पाउंड का व्यापार 2019 में भारत और इसके बीच में था। कितना? 23 बिलियन पाउंड का, ठीक है। 2030 तक इसको दोगुना करने की बात हो रही है, देखिए क्या हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी नियमित वाणिज्यिक नागरिक अंतरिक्ष यात्रा के नए युग की शुरुआत के लिए काम कर रही है? कौन सी कंपनी इसमें से है? वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, सभी तो है इसमें। वर्जिन गैलेक्टिक अभी चर्चा में आई थी, ठीक है ना, क्यों आई थी जरा डिस्कस कीजिएगा उसमें जो आपका ग्रुप है, डेली 30 का जो ग्रुप है। हाँ, आर की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई से। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्पेस एक्स और ये दोनों तो अभी जा ही रही हैं अंतरिक्ष में लोगों को लेके, तो ये तीनों के तीनों ये इम्पोर्टेंट है। और जो हमें इनको लेके जा रही है, क्या नाम है, सीईओ जो जेफ बेजोस हैं अमेजॉन के, तो ब्लू ओरिजिन ही लेके जा रही है ना स्पेस। तो ब्लू ओरिजिन भी चर्चा में इसी कारण से आई थी। तो ये तीनों के तीनों, स्पेस एक्स, गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक और ये ब्लू ओरिजिन, सब ये इंपॉर्टेंट है ना। ये नए युग का शुरुआत इसलिए कर रही है कि सबको टहलाने घुमाने लेके जा रही है। वाइपर मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? वाइपर मिशन का संबंध कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ये वाइपर जो मिशन है, ये भी जानना चाहिए आपका किससे रिलेटेड है। नासा से ये रिलेटेड है। और वाइपर मिशन जो है ये 2023 में वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, इसी का ये फुल फॉर्म इसका ये हो जाएगा, इसी का ये शॉर्ट है वाइपर। तो वाइपर मिशन लॉन्च करने की घोषणा नासा ने अभी की है। और नासा इस मिशन का जो उद्देश्य रखी है वो क्या है? चंद्रमा पर स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वहां मानव जीवन संभव हो सकता है कि नहीं, इसका अध्ययन इसमें किया जाएगा, है ना। मोबाइल रोबोट एक है और ये वहां पे जाके मानचित्रण करेगा और वहां के बारे में जानकारी देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण करेगा, संसाधनों का मानचित्रण करेगा, वहां की मैपिंग करेगा जो वहां पे रिसोर्सेज होंगे, और चंद्रमा की सतह पर अन्य संभावित संसाधन जो है उनका आकलन करेगा, फिर देखेगा कहां तक मानव जीवन वहां पर संभव है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में काई मॉस की एक देसी प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? तो मॉस की जो एक देसी प्रजाति खोजी गई, इसका नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। ब्रायम भारतीयेंसिस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ब्रायम भारतीयेंसिस जो है ये एक काई की प्रजाति है। खोजी कहाँ गई है? अंटार्कटिका स्टेशन जो भारतीय है, तो उस वहीं पे खोजी गई, तो भारतीय के नाम पर इसका नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए किसके नाम पर रखा गया है, तो आप यहाँ पर बता देंगे इसको, है ना। 4 दशकों में खोज की गई पहली पादप प्रजाति है ये भारत के द्वारा। लैमरू हाथी रिजर्व, ये क्षेत्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो लैमरू जो है ये अभी हाल ही में ये इसका एरिया घटाया गया है,
और इसका 1995 वर्ग किलोमीटर से एरिया घटा के केवल 450 किलोमीटर कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव भी रखा गया है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेमरू हाथी रिजर्व जो है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, हाथियों के लिए है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रहा कोंगू नाडू क्षेत्र किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? कोंगू नाडू क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो कोंगू नाडू क्षेत्र चर्चा में क्यों आया है? ये तमिलनाडु में ये क्षेत्र राजनीतिक विवाद यहाँ पे शुरू हुआ है। तमिलनाडु में ये क्षेत्र है और कोंगू नाडू ना तो कोई पिन कोड वाला कोई स्थान है, ना ही किसी क्षेत्र का औपचारिक रूप से दिया गया कोई नाम है। इसे प्रायः पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ये शब्द है कोंगू नाडू। तो जो पश्चिमी तमिलनाडु है उसका क्षेत्र को अगर आपको इंगित करना है तो वहाँ के लोकल लोग इसका उपयोग करते हैं और इसे प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता है। संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है और वर्तमान में इस नाम का उपयोग अनौपचारिक रूप से एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड ये सब आते हैं, है ना। और अभी ओबीसी समुदाय के लोग कोंगू वेल्लायर गोंडर से यह नाम जो है ओबीसी समुदाय के कोंगू वेल्लायर गोंडर से लिया गया है, जो इन जिलों में महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं। तो इस कारण से ये राजनीतिक रूप से चर्चा में आ गया है। तो अब वहां की पार्टियां इसको भुनाएंगी। जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला स्टेटमेंट, इस पर्व के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष रथों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, बिल्कुल सही है। और इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा करते हैं। जो भक्त होते हैं वो इन सब की पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान शिव के रूप हैं, बताइए क्या ऐसा ही है? और अंतिम स्टेटमेंट है कि यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर जो है उड़ीसा में है, तो ये तो सही है। ये जो भगवान शिव के रूप दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि भगवान शिव के वो रूप नहीं है। वो किसके रूप है ये आप बताएंगे हमको कि मैं बताऊं किसके रूप है? जो जगन्नाथ है ये भगवान विष्णु के रूप है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश पारित किया? शेर बहादुर देवबा, तो नाम से ही, टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा जो शेर बहादुर देवबा होंगे ये नेपाल के, अभी वहां पे क्राइसिस चल रही थी ना, तो वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको यह आदेश दिया है। और 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भंग की गई प्रतिनिधि सभा को 5 महीने में दूसरी बार बहाल कर दिया है। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर 22 मई 2021 को 5 महीने में दूसरी बार ये संसद सदन को उन्होंने भंग कर दिया था। तो अभी ये ऑर्डर दिया है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है इसने 3 देशों, मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश हैं जहां पर अपने ट्रेडमार्क का, खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। तो इन देशों का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो देश है वो कहाँ का है? मैक्सिको, भूटान और यूएई, है ना। और भूटान में ट्रेडमार्क पंजीकरण इन्होंने 9 जुलाई को और 28 जून को यूएई में ये प्राप्त कर लिया है। और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन में खादी शब्द के कुछ वर्गों में ट्रेडमार्क पंजीकरण भी कुछ वर्गों में किए गए हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है ये 1957 में स्थापित किया गया था, एक वैधानिक निकाय है। 56 में एक अधिनियम लाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत काम करता है। डेली 30 का ये सेशन आज का समाप्त होता है। आप लोग टेस्ट सीरीज में अगर प्रतिभाग करना चाहते हैं तो जरूर प्रतिभाग करिए। जो लोग पहले से आरोग्य टेस्ट सीरीज लिए हैं वो भले ना करें, और लेकिन जो और नए लोग हैं उनको उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। थैंक यू।